वेदिका के ससुराल में उसकी सास मालिनी, ससुर रजेश, पति सूरज, देवर अभिनव और 70 साल के दादा ससुर होते हैं। वो लोग मिडिल क्लास होने के कारण पड़ोस में रहने वाले अमीर सिंगानिया से बहुत चलते हैं। एक रोज, अरे त्रिवेणी जी, आइए आइए, बैठिए ना। ये लीजिए मालिनी जी, मिठाई। अरे वाह, मिठाई! लेकिन ये किस खुशी में? हमने नई गाड़ी ली है ना, इसीलिए। इसे खाकर अपना मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है त्रिवेणी जी, बधाई हो। नया मॉडल आया है ना, वो वाली ही गाड़ी ली है। बाद में देख लेना आप, वैसे दिख ही जाएगी आपको। जी जी, बिल्कुल। त्रिवेणी की बातें सुनकर मालिनी चलकर राख हो जाती है। क्या कहा? नई गाड़ी? और नहीं तो क्या, अभी अभी तो आई थी वो मिठाई देने के लिए। मोहल्ले का सबसे अमीर घर है वो। ना जाने हम सिंगानियाज की तरह अमीर कब बनेंगे। पता नहीं माँ, हमारे नसीब में ये सब है भी या नहीं। क्या तुम भी सूरज, इतने अमीर होने का लालच क्यों कर रहे हो? और हमारे हालात तो अच्छे ही तो है ना। रहने के लिए छत है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना भी है। तो इसके बावजूद और तुम्हें क्या चाहिए? हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। बाकी फल देने वाला तो ऊपर बैठा ही है ना। तुम तो चुप ही रहो वेदिका। और नहीं तो क्या। अरे तुझे नहीं होगी अमीर बनने की इच्छा, लेकिन हमें तो है ना। और वो दिन हमारी जिंदगी में एक ना एक दिन जरूर आएगा। फिर एक दिन मालिनी की बात सच हो ही जाती है। अचानक से जब दादाजी की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है, तभी। हाँ पापा, डॉक्टर ने कहा है दादाजी के पास बस कुछ ही वक्त बचा है। वो कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं। नहीं, पापा तो इस घर की नींव है। अगर वो ही चले गए तो? ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अब वो 70 साल के हो चुके हैं, उन्हें और कितना जीने दोगे तुम? बुलावा आया है तो ऊपर जाने दो ना उन्हें। फिर दादाजी राजेश और मालिनी को अपने पास बुलाकर एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। राजेश बेटा, मालिनी बहू, मैं तुम दोनों को बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। आप बताइए ना पापा। मैंने 40 साल पहले कुछ शेयर्स लिए थे, तब उनकी कीमत 10,000 रुपये थी। लेकिन अभी जब मैंने चेक किया था, तब मुझे पता चला कि अब उनकी कीमत 2 करोड़ हो चुकी है। क्या? 2 करोड़? हाँ बच्चों, मेरे जाने का समय आ गया है और मेरे जाने के बाद वो पैसे ऐसे ही पड़े रहेंगे और किसी के काम नहीं आएंगे। इसलिए ये बात मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। उन्हें सही से इस्तेमाल करो बच्चों। अब राजेश और मालिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर 2 दिनों के बाद दादाजी गुजर जाते हैं और वो सारे पैसे इनके पास आ जाते हैं। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर ही घर में एक नई महंगी गाड़ी आती है, जिसे देखकर वेदिका चौंक जाती है। ये क्या है सूरज? ये नई गाड़ी इतनी जल्दी लेने की क्या जरूरत थी? दादाजी को गए 40 दिन भी नहीं हुए हैं और 10वें दिन में ही आप सबने ये गाड़ी ले ली। हाँ तो, अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं और तुम मुंह लटका कर यूं उदास बैठी हो। चलो जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और मुंह मीठा करो। और हमारी ये गाड़ी उस सिंगानिया की गाड़ी से भी महंगी है और इसे देखकर तो मोहल्ले के सबके सब दंग रह जाएंगे। मानना पड़ेगा, पापा जी गए तो गए, मगर जाते जाते उन्होंने हमारा सब कुछ अच्छा कर दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे दादाजी के जाने के बाद आप सबकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। अरे इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हो आप लोग? अरे उनकी उम्र थी जाने की, इसीलिए वो चले गए। अब क्या हर दिन उनकी जाने का मातंग मनाए क्या? और बहू, तू अपना ज्यादा मुंह मत चला और जाकर पकवान बना दे। बड़ी आई अच्छाई की मूरत बनने वाली। अब वेदिका के ससुराल वाले पड़ोसी सिंघानियाज को चलाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। वही मोहल्ले की औरतें भी इनके यहाँ पर एक नई गाड़ी देखकर चौंक जाती हैं। अरे मालिनी बहन, तुम्हारे ससुर को तो गुजरे हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है
और आपने तो एक नई गाड़ी भी ले ली। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? कैसे लोग होते हैं आजकल के, अपनों के प्रति कोई प्यार ही नहीं बचा है किसी को। अरे ओ नालायक और तो अपनी औकात में रहकर बात करो मुझसे। अब मेरे ससुर चले गए तो चले गए, अब मैं यमराज से लड़कर वापस लाऊं क्या उनको? और हमने गाड़ी ली है, इसमें खुशी जताने की जगह ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। खुद तो इतनी महंगी गाड़ी नहीं ले सकती, इसलिए दूसरों पर मत जलो। चल कुकड़िया कहीं की, चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। अरे हमें भी तुम्हारे इलाके में रुकने की कोई इच्छा नहीं है। एक वो त्रिवेणी बहन है जो इतनी अमीर होने के बाद भी इतनी विनम्रता से पेश आती है, और एक तुम हो जो अभी अभी अमीर हुई हो और इतना अहंकार हो गया है तुम में। और अगर ऐसा ही स्वभाव रहा ना तो इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, याद रखना मेरी बात। अरे जाओ जाओ और किसी और को ज्ञान दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मालिनी की बातें सुनकर वो औरतें वहां से चली जाती हैं। अब दिन ब दिन घर में सबके हाव भाव बदलते जाते हैं। हर कोई महंगे कपड़े पहनता है और महंगे फोन भी लेता है। अरे बहू, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? हम अब अमीर हो चुके हैं, तो ये सस्ते कपड़े पहनना बंद कर दे और महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन ले, उनसे ही शोभा बढ़ेगी। वो त्रिवेणी और उसकी बहू नीलम देख, दोनों कितना बन ठन कर रहती है, और तू देख सारी इज्जत गंवाने के पीछे तुली हुई है। नहीं माँ जी, मुझे आप सबकी तरह दिखावा करना नहीं आता। मैं तो इन कपड़ों में ही सुखी हूँ। ये सारे चोचले आप सभी कीजिए, मुझसे मत करवाइए। तेरी तो मेरी बात नहीं मानेगी ना तू? हाँ माँ जी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपको जो करना है कीजिए। इतना कहकर वेदिका अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग उसी इलाके में सिंघानियाज के सामने एक बंगला खरीदते हैं और वहां पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। नमस्ते त्रिवेणी जी, हमारे घर में आज पूजा है, आना जरूर। अपनी बहू बेटे और किशोर भाई साहब को भी बोल देना, ठीक है ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। आप सबकी तरक्की देखकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है क्या? हाँ त्रिवेणी जी, ये सारे पैसे उसी की तरक्की से आए हैं। बस लक्ष्मी मैया करे कि सब ऐसे ही बना रहे। जी मालिनी जी, बिल्कुल बना रहेगा, बस अपना मन साफ होना चाहिए। वो लोग अपने बंगले को सिंघानियाज के बंगले से भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं और साथ ही अपनी फैक्ट्री भी खोलते हैं। और ये सब होते देखकर मोहल्ले वाले और हैरान रह जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अचानक से एक साथ इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे कहते हैं कि कोई कारोबार शुरू किया है, उसी के पैसे आए हैं ये। लेकिन उन्होंने तो हाल ही में फैक्ट्री खोली है, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? मान या ना मान, लेकिन ये सारे पैसे जरूर कोई झोल करके ही आए हैं, या फिर बुढ़े के मरने के बाद इन्हें उसकी जायदाद के पैसे मिले होंगे। इसीलिए तो उसकी मौत के बाद भी उन्होंने इसका एक दिन भी शौक नहीं मनाया और 10वें दिन ही नई गाड़ी भी ले ली। हे भगवान, अरे इतने लालची और घमंडी लोग मैंने कभी नहीं देखे। इनके घर में तो वो वेदिका ही सही है, बाकी चारों के चारों बस पैसों के भूखे हैं। अब घर होने के बाद वो सब आपस में पैसे बांट लेते हैं और हर किसी के हिस्से में 10 से 15 लाख रुपए आ जाते हैं। हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिल गया है, तो अब मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन माँ, मुझे नई कार चाहिए, और आपको इतने सारे पैसों का क्या करना है? थोड़े मुझे दे दो ना, उनसे मैं नई कार ले लूंगा, क्योंकि मुझे कॉलेज में अपना रोप जमाना है। अरे देवर जी, आपको अपने हिस्से के पैसे तो मिल चुके हैं ना, तो आप इन्हीं को इस्तेमाल कीजिए ना। माँ जी के पैसों पर आप क्यों तुले हो? लेकिन भाभी, माँ को क्या जरूरत है इतने पैसों की, और मेरे आगे तो मेरा पूरा भविष्य पड़ा है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ जी के पैसे ले लो, और अपना रोप जमाने की क्या जरूरत है कॉलेज में? वहां पर जाकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए।
और पढ़ लिख कर जीवन में कोई अच्छा मुकाम हासिल कीजिए, जिसके बाद आप जो चाहे वो कर सकोगे। और अगर अभी आपको गाड़ी खरीदनी ही है तो आप आपके हिस्सों का पैसों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि माँ जी के हिस्सों का। पहली बार वेदिका कुछ सही कह रही है। अरे मैं तेरी माँ हूँ तो तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जा, दफा हो जा यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इन सब का। इस घर में तो सबके अंदर लालच कूट कूट कर भरा हुआ है। घर में हर कोई बस दिखावा करने में ही व्यस्त होता है, जिसके चलते फैक्ट्री पर किसी का ध्यान ही नहीं होता। पापा जी, सूरज, 2 महीने हो चुके हैं फैक्ट्री को शुरू किए हुए, लेकिन आप लोग तो बस पार्टी ही मनाते हैं। इसको चलाना, उसको चलाना, ये खरीदना, यहाँ घूमना या वहाँ घूमना, इसी में उलझे हुए हो। और फैक्ट्री पर तो किसी का ध्यान भी नहीं है। और अगर ऐसे ही रहा तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। आप लोग जानते हो ना, फैक्ट्री पर आप लोगों ने कितनी बड़ी रकम लगाई है। अरे वेदिका, हम सब संभाल लेंगे ना, तुम इसकी फिक्र मत करो। और वैसे भी फैक्ट्री 2 महीनों में ही ढेर सारा मुनाफा नहीं देने वाली, उसे वक्त लगेगा। इसीलिए ज्यादा होशियार मत बनो, हमें सब पता है। इसीलिए तुम्हें हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं होशियार नहीं बन रही हूँ पापा जी, बस आपको बता रही हूँ। आप लोगों को मैं जो भी सही होता है वही बोलती हूँ, लेकिन आप लोग तो उसका हर बार गलत ही मतलब निकालते हो। हाँ तो तू कुछ बोला ही मत करना। बहुएं इतना नहीं बोलती, इसलिए चुपचाप अपने मुंह पर ताला लगा कर रखा कर। बेवकूफ कहीं की। चल अब जा और जल्दी से चाय बना कर ला, हम सब थके हुए हैं। क्यों, नौकर भी रख लीजिए ना, अभी भी सारे काम मुझसे ही करवाने हैं क्या? तू इस घर की बहू है, इसीलिए सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। और हम कोई नौकर चाकर नहीं रखने वाले। अगर घर में कोई मेहमान आएगा तो उस समय 1 दिन के लिए नौकर चाकर रख लेंगे, ताकि सबको ये लगे कि हमारे घर पर काफी नौकर हैं। वही करते रहो आप सब, दिखावा। और कुछ आता है क्या आपको? अरे पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अब हमारे पास इतने पैसे आए हैं तो उन्हें डबल करना चाहिए, दिखावा ना करके। अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। लेकिन आप सबको ये सारी बातें कहाँ समझ आएगी? छोड़िए, आप लोगों को तो कुछ कहना भी बेकार है। इतना कहकर वेदिका अपने कामों में लग जाती है। उसकी कही बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता। और त्योहार आने पर वो लोग सिंघानियास के पास जाकर उन्हें महंगे तोहफे देते हैं। अरे राजेश भाई, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? क्या अब भी? अरे सिंघानिया साहब, क्या अब भी? हम अब पहले जैसे कहाँ रहे हैं, और ये तोहफे तो हमारे लिए बहुत मामूली है। अरे वाह, क्या बात है। फिर राजेश मोहल्ले में नया मंदिर बनाने के लिए सबके मुकाबले सबसे ज्यादा चंदा देता है। अब देखना, हर किसी की जुबान पर बस मेरा ही नाम होगा। एक वक्त था जब सभी लोग सिंघानियाज का नाम लेते थे, लेकिन मैंने अब मंदिर बनाने के लिए उन लोगों को ढेर सारा पैसा दिया है, और अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा। ये आपने बहुत ही अच्छा किया। अब तो हर कोई मेरे सामने झुककर ही बात करेगा। अरे मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी सपने में जी रही हूँ। सच में बहुत मजा आ रहा है। समय गुजरता जाता है और एक दिन फैक्ट्री को काफी नुकसान होने के कारण राजेश और सूरज को सारी भरपाई करनी पड़ती है और उन्हें अपना बंगला बेचने की नौबत आ जाती है। ये सब क्या हो गया सूरज? अरे हमारी इज्जत की तो अब धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते पापा। हमें ये बंगला बेचना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो पाएगी। और ये सब आपके दिखावे के कारण ही हुआ है। आप लोगों ने पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अरे मैंने आप सबको 1000 बार कहा कि लक्ष्मी को सही तरीके से रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, पैसों को डबल करने के बारे में सोचिए। लेकिन नहीं, आप सबने सारे पैसे उड़ा दिए
और बस लोगों को जलाने के चक्कर में अब आप लोग जलकर रह गए हो। अगर वो सब छोड़कर शिद्दत से फैक्ट्री को संभालते तो आज ये नौबत आती ही नहीं। लेकिन आप सबको तो सिंगानियाज की बराबरी करनी थी। अरे वो लोग तो आज भी वैसे ही हैं, लेकिन आप लोग बर्बाद हो गए हो। तुम सही कह रही हो बहू, सारी गलती हमारी ही है। हमें कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था। पैसों के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए थे कि हमें कुछ नजर ही नहीं आया। माफ कर दो वेदिका, हम सबको तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप सबको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने पैसे नहीं बचाए, लेकिन मैंने बचाए हैं। मैंने उन्हें एक जगह पर इन्वेस्ट किए थे, जिसके रिटर्न मुझे आ चुके हैं, वो भी अच्छे खासे। और अब उनको इस्तेमाल करके ही हम इस बंगले को बचा सकते हैं। नहीं बहू, हम तेरे पैसे नहीं ले सकते। उस पर सिर्फ तेरा ही हक है। हमने पहले ही बहुत गलतियां की हैं और अब और नहीं करना चाहते। अरे नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप सबको वाकई में पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं ये पैसे आपको दे रही हूँ। और आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस आगे से पैसों को सही से इस्तेमाल कीजिए। वेदिका के कारण वो बंगला बच जाता है और उस दिन के बाद से घर के सभी लोग दिखावा और बराबरी करना बंद करके अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं और अपना जीवन खुशी से गुजारते हैं। गोपिका की 2 बहुएं होती हैं, बड़ी बहू आरती और छोटी बहू बेला। गोपिका का छोटा बेटा कौशल 1.5 साल पहले ही गुजर चुका होता है, लेकिन एक विधवा होने के बाद भी बेला के हावभाव काफी रंगीले और बेबाक होते हैं। एक दिन बेला जब सब्जी खरीदने मार्केट जाती है, तभी भैया, ये हरी सब्जियां फ्रेश तो है ना? अरे बेला जी, आप ना हमको भैया मत बोला कीजिए। हमको बहुत तकलीफ होती है। आप तो हमें बल्लू कहकर पुकारो। सच में मजा ही आ जाएगा, कसम पैदा करने वाले की। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? आप तो बड़े ही बदमाश हो बल्लू जी। हाय, अच्छा चलिए, अब ये नौटंकी बंद कीजिए और बताइए, ये सब्जियां फ्रेश तो है ना? सवाल ही नहीं उठता बेला जी। आपके लिए मैंने फ्रेश सब्जियां लाई है, क्योंकि आप जब ये फ्रेश सब्जियां खाओगी तभी तो आपके गोरे गोरे मुखड़े से ये मोहल्ला खिल उठेगा। क्यों बेला जी, सही कहा ना? हाँ बल्लू जी, आपने तो एकदम सही कहा। अब क्या करूं, मैं तो हूँ ही ऐसी, जिधर भी जाती हूँ उधर आग लगा देती हूँ। एकदम सही कहा बेला जी। वहां पर खड़ी औरतें अब बातें बनाने लगती हैं और उतने में वहां पर गोपिका भी आ जाती है और वो बेला को इस तरह से सब्जी वाले के साथ बतियाते देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वैसे बल्लू जी, आप यहाँ सब्जियां बेचने आते हो या फिर मुझसे फ्लर्ट करने? मुझे तो आपकी घरवाली से शिकायत करनी पड़ेगी। काश बेला जी, काश आप ही मेरी घरवाली होती तो क्या आलम होता। तुम्हारे सपनों में। चलो अब जल्दी से सब्जियां दो मुझे। अरे ओ लप्पू सी शक्ल वाले नालायक आदमी, मेरी बहू के साथ ऐसे बात करेगा तू? रुक, तेरी तो आज खैर नहीं। फिर गोपिका अपनी चप्पल उतारकर उस सब्जी वाले बल्लू की खूब कुटाई करती है और वो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। फिर उसके बाद में वो सबके सामने बेला को भी थप्पड़ मारती है। माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब आप क्या कर रही हो? तो घर चल, तभी तुझे बताती हूँ। चल घर पर। लेकिन माँ जी, गोपिका बेला का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर जेठ अविनाश और जेठानी आरती मौजूद होती है। माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मुझे सबके सामने मारकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। वो औरतें किस तरह से हंस रही थी मुझ पर, और आप तो बस मेरी धुलाई ही करते जा रही थी। हाँ तो क्या तेरा सत्कार करूं?
या फिर तुझे नोटों का हार पहनाऊं? बेशरम बेहया। अरे मैंने कोई तेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई। अरे तूने खुद ने ही सबके सामने अपनी और हम सबकी नाक कटवाई है। और क्या जरूरत है तुम्हें, जो तुम हर आदमी के साथ मजाक मस्ती करती रहती हो? देखो बेला, तुम्हारे इसी ओवर फ्रेंडली नेचर के कारण सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते हैं। हम अच्छे घर के लोग हैं और हमारे घर का कोई भी सदस्य ऐसे बिहेव नहीं करता है। ये हमें शोभा नहीं देता बेला। और नहीं तो क्या, अरे छोटे को जाकर अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं और तुम उसकी विधवा हो। और हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम एक विधवा की तरह जियो। सफेद साड़ी पहनो, दिन भर रोती रहो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हमने तुम्हें पूरा फ्रीडम दिया है क्योंकि माँ और पापा तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं। और उसके बावजूद भी तुम ऐसी पागलों वाली हरकतें करती हो। हे भगवान, अगर मैंने किसी के साथ हंस बोल दिया तो उसमें कौन सा गुनाह कर लिया? और वैसे भी आजकल कोई भी विधवा सफेद साड़ी नहीं पहनती, ना ही वह घुट घुट कर जीती है। इसीलिए आप लोगों ने मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की है। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जीऊंगी और मुझे जो करना है वही करूंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि किससे किस तरह से बात की जाती है। इसीलिए आप लोगों को मुझे कुछ भी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बेला इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब घर के लोग बाहर गए होते हैं, तब घर में केवल बेला और उसका जेठ अविनाश होता है। तभी अविनाश को टाई बांधने में काफी दिक्कत महसूस होती है। अरे यार, मैं भी ना कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। पहले माँ मेरी टाई बांधती थी और अब आरती। इन दोनों के कारण मैंने कभी टाई बांधना सीखा ही नहीं। तो अब मैं इसे कैसे पहनूं? आरती और माँ तो शॉपिंग करने गई है और पापा तो अब सीधे शाम में ही आएंगे। तभी वहां पर बेला आती है। टेंशन क्यों ले रहे हो जेठ जी? मैं हूं ना, मैं पहना देती हूँ आपको टाई। लाइए। नहीं बेला, मैं खुद से ट्राई कर लूंगा। यूट्यूब पर देखकर बांध लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपने काम करो। आप मेरे जेठ जी हो और आपकी फिक्र मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? चलिए, अब अपने मुंह पर ताला लगाइए और चुपचाप मुझे आपको ये टाई बांधने दीजिए। अरे पर बेला जबरदस्ती ही अविनाश को टाई पहनाने लगती है, लेकिन उतने में वहां पर आरती और गोपिका आ जाती है और आरती तुरंत अविनाश के पास आकर बेला को साइड में करते हुए अविनाश को टाई पहनाती है। अरे जेठानी जी, मैं पहना रही थी ना उन्हें टाई। हाँ, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, तो तुम जाकर अपना काम करो। और तुम्हें इतनी अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हद में रहा करो, क्योंकि हदों को पार करना कभी कभी सही नहीं होता है। समझी ना? ठीक है, जो करना है करो। जिसका करो भला वही पकड़े गला। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बहू, ऐसी बात है तो चल, जाकर मेरी दोनों अलमारियों को साफ कर दे आज, और मेरे लिए पिज्जा पराठा भी बना दे। जा, अब काम पे लग जा। कर दे मेरा भला। बस अपने जेठ का ही भला करने आता है क्या तुझे? हाँ ठीक है ना, मैं आपका भी काम कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी एक अर्जेंट फोन करना है, उसके बाद ही मैं आपका काम करूंगी। इतना कहकर बेला वहां से खिसक जाती है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। ना तो इसे किसी से बात करने की समझ है और ना ही रिश्तों को ठीक से निभाने की। फिर एक दिन उनके घर पर श्रीकांत के दोस्त का बेटा अरविंद आता है। और बताओ अरविंद बेटा, कैसे आना हुआ? वो श्रीकांत अंकल, मैं अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी गया था। वहां का प्रसाद लाया है मैंने आप सबके लिए। अरे वाह, क्या बात है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे तुम, चाय कॉफी या शरबत? तभी वहां पर बेला ट्रे लेकर आती है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, क्योंकि मैं जानती हूँ
पिछली बार अरविंद जब घर आया था तब उसने कहा था कि उसे शिकंजी बहुत पसंद है, इसीलिए ये लो, खास तुम्हारे लिए बनाई है मैंने। लो ना। रख दीजिए बेला भाभी, मैं ले लूंगा खुद से। अरे लो ना, शर्मा क्यों रहे हो? बेला उसके करीब जाकर उसे वो ग्लास देने जाती है, लेकिन उसी चक्कर में वो शिकंजी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। अरे रे रे रे, ये तुम क्या कर रही हो बेला बहू? देखा ना, उसकी तो पूरी पैंट खराब हो गई। कोई बात नहीं आंटी, मैं अभी वॉशरूम में जाकर साफ करके आता हूँ। सॉरी हो अरविंद, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम तक लेकर जाती हूँ। अगर इसे जल्दी धो दोगे तभी दाग चला जाएगा। हाँ अरविंद बेटा, जल्दी जाओ, उस तरफ है वॉशरूम। अरे माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसे लेकर जाती हूँ। चलो अरविंद। अरे ठीक है बेला भाभी, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, चलो, शर्माओ मत। फिर बेला उसे वॉशरूम तक लेकर जाती है। अरे भाभी, अब तो जाइए आप। अरे नहीं अरविंद, मैं मदद कर देती हूँ ना तुम्हारी। तभी वहां पर गोपिका भी आ जाती है। बहू, वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, वो खुद से साफ कर लेगा, चल यहाँ से। बेला की इन हरकतों के कारण घर वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो मोहल्ले में हर एक आदमी के साथ बहुत ही ज्यादा बिंदास होकर बात करती है, जिसका लोग गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन बेला को ये बात समझ ही नहीं आती। एक दिन जब वो सड़क से जा रही होती है, तभी अचानक पीछे से बाइक पर दो गुंडे आते हैं और वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अरे ओ चमक चलो, कहाँ चली इतना सच सवर कर? हर किसी को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती रहती है। जरा हमें भी तो दिखा अपना जलवा। चल बैठ जा हमारे साथ। चुप करो और दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अरे दूर होने के लिए थोड़ी ना कोई पास आता है, आज तो हम तुझे अपना बना कर ही रहेंगे। बेला चिल्लाने लगती है और तभी उस रास्ते से श्रीकांत और अविनाश जा रहे होते हैं और वो दोनों बेला को देखकर तुरंत अपनी गाड़ी से निकलते हैं और उन दो गुंडों को खूब पीटते हैं। फिर घर आने के बाद सब बेला को बहुत सुनाते हैं। अरे कल मुही नास पीटी, कब तक यूं ही लाज शर्म छोड़कर नैन मटकता करती फिरेगी तू? तुझे क्यों नहीं समझ आता बहू कि तेरा यूं बिंदास और बेबाक होना तेरे लिए ही सही नहीं है। हाँ बेला, आज अगर पापा जी और अविनाश नहीं होते तो ना जाने वो गुंडे मवाली तुम्हारे साथ क्या करते। हम सब ने तुम्हें 1000 बार समझाया है, लेकिन उसके बाद भी तुम तो हमेशा वही गलती दोहराती हो। अरे तुम एक विधवा हो, किसी के घर की बहू हो और एक औरत हो, कोई नौजवान लड़की नहीं जो बस इधर उधर तफरी करती फिरे। अरे अपनी उम्र का और अपने परिवार का कुछ तो लिहाज रखो। और अब भी वक्त है बहू, सुधर जाओ। अरे आज तो हम दोनों आ गए वहां पर, वरना कल को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा। आपने सही कहा पापा जी, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। आज तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। आप सबने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, तो मैं भी आप सबके प्यार और स्नेह की इज्जत करूंगी और अब से किसी का भी नाम बदनाम नहीं करूंगी। हर जगह पर लिहाज और तरीके से पेश आऊंगी। बेला की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन उनके यहाँ पर एक नया पड़ोसी रहने आता है। हेलो, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। वो मुझे काम वाली बाई की जरूरत है, तो आपके पहचान में कोई काम वाली बाई हो तो मुझे बता देना। हाँ है ना, मैं आपको उसका नंबर शेयर कर देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं उसे शाम को आपके घर पर लेकर आती हूँ, और आपको और कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच, मुझे तो बस इतनी ही मदद चाहिए थी। अरे शर्माइए मत, बिंदास बोलिए,
मैं आपकी कोई भी मदद कर सकती हूँ। वैसे आप अकेले रहते हो क्या? मैं जब भी कोई अच्छा खाना बनाऊंगी तब आपको लाकर दिया करूंगी। अब आप हमारे नए पड़ोसी बन गए हैं, तो आपके काम हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जी जी, लेकिन इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलिए। पड़ोसी पड़ोसी दोस्त होते हैं और दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। बेला फिर से शुरू हो जाती है और ये देखकर उसके घर वाले अपना सिर पकड़ लेते हैं। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। दिया का रिश्ता एक ऐसे घराने में तय होता है जहां उसकी सास ही नहीं होती। दिया के होने वाले पति संभव गुप्ता की मां अनुराधा का स्वर्गवास हुए कई साल बीत चुके होते हैं और वो अपने पिता ब्रिजेश के साथ ही रहा करता है। इस बात से दिया बहुत खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही दिया को अपनी सहेली मीनल का फोन आता है। तभी, यार दिया, तेरे तो मजे ही मजे है। तू बहुत लकी है। सास बिना ससुराल, कितना सुकून और शांति होगी वहां पर। और एक यहाँ पर हम हैं। हमारी सास तो सुबह से शाम तक दिन के आठों पहर बस अपने तानों की बीन ही बजाती रहती है। हाँ मीनल, सो तो है। चल चल, अब ज्यादा नजर मत लगा और मुझे बचे कुचे काम निपटाने दे, वरना ससुराल में पहले दिन ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यार दिया, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? तुझे किसी भी बात में रोकने टोकने के लिए थोड़ी ना तेरी सास है वहां पर। अरे सास नहीं है तो क्या हुआ? आवारों की तरह बैठ जाऊं क्या? पति और ससुर तो है ना। पागल कही की। चल अब फोन रख, करती हूँ मैं तुझे बाद में फ्री होकर। मीनल की बातें सुनकर दिया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और अपने आप से कहती है, सच में थैंक यू सो मच भगवान जी, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है। यहाँ पर अब मैं हर काम अपने हिसाब से ही करूंगी। खाने से लेकर घर के हर एक छोटे मोटे काम, इन सब में मेरा ही फैसला होगा। किसी की रोक टोक नहीं होगी। मैं अब अकेले ही इस घर को सुंदर बनाऊंगी। एक तरह से मैं इस घर की गृह स्वामिनी नहीं, बल्कि मुखिया बन चुकी हूँ। पर किसे पता था कि दिया अपने दिमाग में जो ख्वाब देख रही है, वो ख्वाब अगले ही पल टूटने वाला है। जब दिया सारा खाना लगभग बना ही चुकी होती है, तभी ब्रिजेश वहां पर आता है और वो उससे कहता है, ये सब क्या बना दिया है तुमने बहू? तुम्हें खाना बनाने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेना चाहिए था। इतना सारा राशन बर्बाद क्यों कर दिया तुमने? ये इतना तेल वाला पुलाव और ये मटर, ये सब कोई नहीं खाता यहाँ पर। और ये मसाला पापड़, ये ना तो मैं खाता हूँ और ना ही संभव। और हम चपातियां नहीं खाते, सीखे हुए पुलके खाते हैं। लेकिन पापा जी, ये बात मुझे पता नहीं थी, और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सब कुछ मैं अपनी मर्जी से बना सकती हूँ ना। आपको और संभव को कैसे बार बार पूछ सकती हूँ मैं? नहीं, ऐसा हरगिज मत करना आइंदा से। इस घर का एक एक पत्ता भी मेरी अनुमति के सिवा नहीं हिलना चाहिए। छोटे से छोटे काम को करने से पहले तुम मुझसे अनुमति जरूर लेना, समझ गई तुम? लेकिन पापा जी, अब सासू माँ नहीं है ना, तो मैं ही संभालूंगी ना सब कुछ। आपको क्यों परेशान करूं? नहीं, गुप्तन जी नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। इस घर में सास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही चलाओगी। इस भ्रम में जीने की कोई जरूरत नहीं है। गुप्तन जी की जगह मैं हूं यहाँ पर, इस घर का मालिक और तुम्हारा ससुर। अपने ससुर ब्रिजेश का ये रूप देखकर दिया काफी हैरान रह जाती है। फिर एक दिन जब दिया मॉप से पोछा लगा रही होती है, तभी यह देख ब्रिजेश गुस्सा हो जाता है और वहां पर आकर दिया को सुनाने लगता है, ये मॉप किसने लाया इस घर में? दिया बहू, तुम इससे पोछा नहीं लगा सकती। लेकिन पापा जी,
मैं तो इसी से अपने घर में कभी कभार पोछा लगाया करती थी, और आजकल तो हर घर में मॉप से ही पोछा लगाया जाता है। लेकिन ये गुप्ता निवास है और यहाँ पर हाथ से ही पोछा लगाया जाता है। गुप्ता जी भी हाथ से ही पोछा लगाया करती थी, और मैं भी तुम्हारे आने से पहले हाथ से ही पोछा लगाया करता था। इस मॉप के कारण कोने में गंदगी रह जाती है, इसीलिए हाथ से करो। लेकिन पापा जी। देखो बहू, ज्यादा काम को टालने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम्हारी मन मर्जी चलेगी। ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल। समझी कि नहीं? दिया अब अपने ससुर से काफी परेशान होने लगती है, और वो ये सारी बातें संभव से कहती है। संभव, मुझे तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी को आखिर हो क्या गया है। अरे हर काम में बारीकी से ध्यान देते हैं और कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। अरे ये पापा जी तो सास से भी ज्यादा बढ़कर है। दिया, अब पापा की भी क्या गलती है इसमें? वो पहले से ही ऐसे है। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही इस घर को संभाला है। रिटायरमेंट होने के बाद वो और ज्यादा बारीकी से सारी चीजें करते हैं। फिर चाहे वो खाना बनाना हो या साफ सफाई करना। छोड़ो, तुम तो मेरे मन का दुख समझ ही नहीं पाओगे। तुमसे तो बात करना ही बेफिजूल है। अब ऐसे ही ब्रिजेश दिया के साथ सास की तरह पेश आने लगता है, और दिया के लिए ससुराल का हर एक दिन चुनौती भरा साबित होने लगता है। ऐसे ही एक महीने बाद जब दिया बैग पैक करके 2 दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली होती है, तभी वो दिया को रोक लेते हैं। रुक जाओ बहू, कहाँ चली तुम्हारी सवारी? पापा जी, वो मेरी भांजी का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो इसके लिए तुमने मुझसे अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा क्या? पर पापा जी। चुपचाप अपनी ये बैग वापस उठाकर अपने कमरे में रख दो। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। अरे शादी किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम अभी मायके जा रही हो। लाज शर्म है या नहीं तुम में, या बेच खाई है? लेकिन पापा जी, 2 दिनों की तो बात है, और मैं कौन सा 7 समुंदर पार रहती हूँ। अब मेरी शादी हुई है तो मैं ससुराल में ही पुरानी मेज की तरह पड़ी रहूं क्या? ठीक है, अगर तुम्हें अपने मायके जाने में इतनी ही दिलचस्पी है तो जाओ, चली जाओ, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस मत आना इस घर में। समझ गई तुम? पापा जी, ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो किसी सास से भी ज्यादा बढ़कर हो। दिया बहू, जबान संभाल कर बात करो मुझसे। मैं तुमसे उम्र, रिश्ते और ओहदे तीनों में बड़ा हूं। आइंदा से मुझे उल्टा जवाब देने से पहले 100 बार सोचना। नालायक कहीं की। ब्रिजेश के चुभने वाले ताने सुनकर दिया अपने मायके नहीं जाती और वापस अपने कमरे में चली जाती है। सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश मेरी कोई सास होती, वो तो मेरे दिल का दुख समझती। एक औरत ही औरत का दर्द और उसकी भावनाओं को समझ सकती है, लेकिन मेरा ये ससुर, ये तो एक हिटलर है, हिटलर, खड़ूस कहीं का। इसने तो मेरा 1 महीने में ही जीना दुश्वार करके रखा है। फिर दिया सारी बातें संभव को बताती है, और उसके कहने पर वो अपने पापा से बात करता है। पापा, क्यों रोका अपने दिया को? वो तो बस अपने मायके 2 दिन के लिए ही तो जा रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और कई दिनों से आप उसके साथ अच्छे से पेश भी नहीं आ रहे। ऐसा क्यों पापा? संभव बेटा, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन। भूल गया क्या? तेरी माँ के जाने के बाद मैंने ही तुझे संभाला है। मैंने ही इस घर को बनाया है और मैं इस घर का मुखिया हूँ। तो मुझे मत पूछ क्यों रोका और क्यों ऐसा किया। मैं बहू का ससुर हूँ और मैं उसे जो भी आदेश दूंगा उसे उसका पालन करना ही होगा। ब्रिजेश अपने बेटे संभव की भी कोई बात नहीं सुनता। फिर एक दिन जब ब्रिजेश बाहर जाता है, तभी दिया खुश होकर
अपनी सहेलियों को घर बुला लेती है और उन्हें अपना सारा दुखड़ा बताती है। हे भगवान, क्या कह रही है दिया? तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे ससुर से अच्छी तो हमारी सासें है। तेरा ससुर तो सच में डेंजर निकला। चुप हो जा मीनल, सारी तेरी ही नजर लगी है और कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है दिया। लेकिन दिया, हमारी सास भी इतना ओवर नहीं करती जितना कि तेरा ससुर करता है। सच कह रही थी तू, वो तो एक नंबर का हिटलर ही है। कैसा नसीब पाया है तूने, सास बिना ससुराल के बदले तुझे सास जैसा ससुर मिल गया है। बल्कि तेरा ससुर तो सास से भी बढ़कर है। और नहीं तो क्या, मैं तो सच में तंग आ चुकी हूँ उससे। उतने में वहां पर ब्रिजेश आ जाता है और वो दिया की सहेलियों को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। ये सब यहाँ पर क्या लगा रखा है तुमने बहू? ये मेरा घर है, घर, कोई खुला पार्क नहीं जो जब चाहे जिसका मन आया बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। निकल जाओ यहाँ से सबके सब। ब्रिजेश की ऐसी बातें सुनकर दिया की सारी सहेलियां डरकर वहां से 1 मिनट में ही सुमड़ी में निकल जाती है। लेकिन ब्रिजेश का ये बर्ताव देखकर दिया को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी वहां पर ऑफिस से संभव भी लौट आता है। बस बहुत हुआ पापा जी, बहुत सह लिया आपका खौफ और आपके ताने, लेकिन अब और नहीं। अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। जब देखो तब आप हर काम में, हर एक चीज में रोक टोक करते रहते हो। जब से आई हूँ बस मेरा जीना हराम करके रखा है आपने। अरे आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है? चुप करो बहू, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? अरे मैं तुम्हारा ससुर हूँ, ससुर। अपनी हद में रहकर बात करो, और अगर नहीं कर सकती तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चलती बनो। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की सारी बातें सुन ली है। तुमने मुझे हिटलर कहा है। हाँ, कहा मैंने हिटलर? क्या गलत कहा मैंने? आप मेरे ससुर हो, लेकिन ससुर जैसा बर्ताव को भी किया है क्या आपने? आप तो बस मुझ पर अत्याचार ही करते रहते हो 24 घंटे। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि ससुर बनने के बाद में आपको तो बस मुझे ताने देने का एक लाइसेंस मिल गया है। बहू, अब भी कह रहा हूं, अपनी जबान संभाल कर बात करो। बस पापा, अगर आप दिया के साथ इस तरह से पेश आओगे तो वो भी आपके साथ ऐसी ही पेश आएगी ना। ये जो भी कह रही है एकदम सही कह रही है। माँ के जाने के बाद में आपके अंदर के सारे जज्बात ही मर चुके हैं। आपको दूसरों की भावनाओं को भी समझना होगा, उनकी कदर करनी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसने हिटलर कहकर गलत किया है, लेकिन वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगी ही ना। एक बहू होने के नाते इसे भी अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आप तो बस इसे अपने आदेश दे देकर दिन रात परेशान ही करते रहते हैं और ऊपर से उस काम में कमियां भी निकालते हैं। जाने दो संभव, पापा जी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। फिर दिया अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी ब्रिजेश उसे रोक लेता है और उससे माफी मांगता है। रुक जाओ बहू, और मुझे माफ कर दो। और संभव बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अकेले रहकर मैं काफी बुज़दिल हो चुका हूँ, दूसरों की कदर करना ही भूल गया हूँ। लेकिन अब तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे समझ आ चुका है। दिया बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, और एक लक्ष्मी इस घर को पहले ही छोड़कर जा चुकी है। अब तुम भी उल्टे पांव मत जाओ बहू। ब्रिजेश तहे दिल से शर्मिंदा होता है और इसीलिए दिया उसे माफ कर देती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और दिया अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।